नमस्ते, सुलगते सवाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए लगातार न्यूज 18 इंडिया आपसे अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, जिसके माध्यम से हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क है तो आप हैं, और आप हैं तो आपका परिवार है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी खबर। टाउटे तूफान से जान माल के नुकसान और मौजूदा हालात की जानकारी लेने के लिए पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर है। पीएम मोदी ने सबसे पहले भावनगर में तूफान की वजह से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद अहमदाबाद में राज्य के सीएम विजय रूपाणी और अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले पीएम ने अमरेली, गिर सोमनाथ और दीव का हवाई सर्वेक्षण किया और तूफान से हुई तबाही की जानकारी ली है। ये वही इलाके हैं जहां चक्रवाती तूफान टाउटे ने सबसे ज्यादा नुकसान किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद पीएम अहमदाबाद पहुंचे और वहां गुजरात के सीएम और आला अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तार से नुकसान की जानकारी ले रहे हैं। बता दें कि गुजरात में अब तक टाउटे तूफान से 45 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में टाउटे तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। 3000 करोड़ रुपए के नुकसान का प्राथमिक अनुमान जताया गया है। इस बीच पीएम मोदी ने तूफान प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, फिलहाल क्या ये रिव्यू मीटिंग जो चल रही थी वो जारी है और किस तरीके के मुआवजे का ऐलान किया गया अभी तक? देखिए, सरकार की ओर से प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। हर एक जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 2 लाख रुपए की तात्कालिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा जितने लोग घायल हुए हैं उन सभी को देश के जिस भी राज्य के वो निवासी हों उन सभी को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि तुरंत राज्यों को अगर वित्तीय सहायता की भी जरूरत होगी तो राज्य सरकारों को वो भी तुरंत मुहैया करवाई जाएगी। हालांकि तात्कालिक तौर पर गुजरात को 1000 करोड़ का राहत का ऐलान किया गया है, यानी 1000 करोड़ की राहत गुजरात को अभी दी जाएगी, क्योंकि गुजरात में काफी नुकसान भी किया गया है। और प्रधानमंत्री ने आज पूरे इस तूफान से जितना भी नुकसान हुआ उसका हवाई सर्वे भी किया और जो अधिकारी इस काम में लगे हुए थे राहत और बचाव काम में सरकार के, उनके साथ चर्चा भी की। और केंद्र सरकार ने ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो है वो राज्यों का दौरा करेगी और ये आकलन करेगी कि किस हद तक नुकसान राज्यों को हुआ है और उसके बाद आर्थिक मदद देने के पर भी विचार किया जाएगा। उसी हिसाब से आर्थिक मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों को ये भी कहा कि उनको अगर किसी तरीके की अतिरिक्त मदद चाहिए, अगर फोर्स की या बाकी सब चीजों की राहत और बचाव कार्य की, तो वो भी दी जाएगी। तो एक तरह से केंद्र ने इस संकट की घड़ी है और राज्यों पर एक बड़ा संकट इस तूफान के कारण आया, तो गुजरात में चूंकि एक बड़ा नुकसान हुआ था उसको तात्कालिक मदद दी गई है और जितने भी लोग इस तूफान में मारे गए हैं सभी को 2 लाख रुपए के मुआवजा और जितने भी घायल हुए उनको 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। शुक्रिया विक्रांत। गुजरात और दीव में चक्रवाती तूफान टाउटे से हुए नुकसान का हवाई दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि चक्रवाती तूफान टाउटे के गुजरने के बाद मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात और दीव के कुछ हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्र सरकार चक्रवात से प्रभावित सभी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। टाउटे तूफान के बाद मौजूदा हालात की जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं, लेकिन विपक्ष के कई नेताओं ने उनके दौरे पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने प्रधानमंत्री पर महाराष्ट्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टाउटे से महाराष्ट्र में भी काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ गुजरात दौरे पर पहुंचे। तो अब इसको लेकर राजनीति भी छिड़ गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं। आज वो पहुंचे थे वहां पर जो तूफान से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए, खुद अपनी नजरों से उसको देखने के लिए। ऐसे में अब कांग्रेस का यह आरोप है कि महाराष्ट्र में भी काफी नुकसान इस तूफान की वजह से हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ गुजरात का दौरा ही किया। आपके पास पहुंचे तो उन्होंने किस तरीके से मदद की, आपको बता पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता।
मुंबई के पास अरब सागर में फंसे लोगों को बचाने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि समंदर से नेवी ने अभी 22 लोगों के शव बरामद किए हैं, लेकिन अभी भी वहां 53 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। समंदर में 4 छोटे जहाजों पर 695 लोग सवार थे जो टाउटे तूफान की वजह से वहां पर फंस गए थे। उनमें 620 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में नौसेना ने अपने जंगी जहाज आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता के अलावा आईएनएस ब्यास, आईएनएस बेतवा और आईएनएस तेग का लगाया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, 1000 करोड़ की मदद का ऐलान केंद्र की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मदद का ऐलान किया क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही अहमदाबाद में रिव्यू मीटिंग चल रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने बाकायदा स्थिति को देखा। उसके बाद घायलों को 50,000 की मदद की ऐलान भी किया गया है मुआवजे के तौर पर, और साथ ही साथ जो लोग अपनी जिंदगी हार गए इस तबाही के चलते उनको 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। और साथ ही साथ 1000 करोड़ की मदद का अभी ऐलान केंद्र की तरफ से किया गया है और मरने वाले परिवार के जो लोग हैं उनकी मदद का भरोसा भी दिया गया। उनके लिए 2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान केंद्र की तरफ से किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे, वहां पर उन्होंने बाकायदा जो स्थिति है उसको देखा, जांचा, परखा और उसके बाद फिलहाल 1000 करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विक्रांत, यानी अभी 1000 करोड़ का ऐलान कर दिया गया है राहत? देखिए, बिल्कुल 1000 रुपए का इमीडिएट तत्काल राहत का ऐलान किया गया है। ये वित्तीय सहायता राज्य को तत्काल दी जाएगी क्योंकि गुजरात में एक बड़ा नुकसान टाउटे तूफान से हुआ है और प्रधानमंत्री ने आज जो हवाई सर्वे किया उसके बाद इस ऐलान की बात की गई है। और केंद्र सरकार की तरफ से एक टीम भी बनाई जाएगी, इंटर मिनिस्ट्रियल टीम, जो राज्य का दौरा करेगी और राज्य में किस कदर नुकसान हुआ है उसका एक आकलन भी करेगी और उसके आधार पर बाकी अगर आगे भी किसी तरह की राहत की जरूरत होगी तो वो सब भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने ये साफ कहा है कि राज्य को अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से बनाने, रिस्टोर करने में और कोई किसी भी चीज की मदद चाहिए होगी तो केंद्र सरकार उसका पूरा सहयोग करेगी। इसके अलावा साथ साथ इस तूफान में जितने भी लोग मारे गए हैं उन सभी के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये राशि देश में कहीं के भी निवासी अगर इस तूफान में मरे हैं तो उन सभी के घर वालों को मिलेंगे और साथ साथ 50,000 रुपए सभी घायलों को भी तात्कालिक तौर पर दिया गया है। ये वित्तीय सहायता तुरंत सभी प्रभावित राज्यों के निवासियों को देने को कहा गया है और केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि राज्य अपना आकलन करें और राज्य सरकारों को अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए, चाहे वो वित्तीय सहायता हो या बाकी सहायता केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसका आकलन करके वो भी दी जाएगी। गुजरात में एक बड़े पैमाने पर इस तूफान की वजह से काफी जानमाल की हानि हुई है, राज्य में कई जगह पर काफी नुकसान पहुंचा है, तो उसको देखते हुए 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का तात्कालिक राहत देने का ऐलान किया गया है। शुक्रिया विक्रांत। मुंबई के पास अरब सागर में फंसे लोगों को बचाने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इस बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है कि समंदर से नेवी ने 22 लोगों के शव बरामद किए हैं, लेकिन अभी भी वहां 53 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। P305 का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन नेवी की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि 22 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन आईएनएस कोलकाता, कोस्ट गार्ड के शिप और इसके अलावा ओएनजीसी के जो है कोलैबोरेशन के साथ जो है किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो जानकारी उभर कर सामने आई है उसमें 22 लोगों की मौत की पुष्टि नेवी ने कर दी है। सबसे अहम बात यह है कि 185 लोगों को बचाया जा सका है। 261 जो लोग थे जो P305 पर मौजूद थे उनमें से 185 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें से आईएनएस कोच्चि 125 लोगों को लेकर नेवल डॉकयार्ड पे पहुंचा हुआ था। लेकिन इसके साथ ही इस बात की भी पुष्टि की गई कि 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में जारी है और सबसे अहम बात ये आईएनएस कोलकाता भी उसमें लगा हुआ है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड के शिप्स भी लगे हैं, ओएनजीसी के भी टग्स लगे हुए हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटे हुए हैं। लेकिन 22 लोगों की मौत होना कहीं ना कहीं जो उनके परिवार वाले हैं उनके लिए दुखद है। फिलहाल पूरे मामले की जो है वो जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।
अरब सागर में फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी कड़ी में आईएनएस कोच्चि ने समंदर में फंसे जहाज P305 से 125 लोगों को लेकर वो मुंबई पहुंचा। P305 नाम के इस जहाज से अब तक 184 लोगों को बचाया जा चुका है। बचाए गए लोगों को फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। P305 के वो सर्वाइवल्स हैं जिन्हें बाहर लेकर जाया जा रहा है। यहाँ से वो सीधे अस्पताल पहुंचेंगे और सबसे अहम बात यह है कि 125 लोग जो थे उन्हें बचाया जा सका है और यहाँ पर वो आए हैं। सबसे अहम बात ये कि इन्हीं से बात करते हैं। एक बात बताइए, अंदर की स्थिति क्या थी? अंदर की स्थिति बस हम लोग वो बाढ़ डूबने लगा, हम लोग कूद के भागे। कूद के भागने के बाद बचते बचते कैसे भी करके ये लोग 3.5 घंटा पानी में तैरे। 3.5 घंटे? हाँ, इसके बाद हम लोग को बचाया गया। आप लोगों को जब हालात कैसे थे अंदर समंदर में, स्थिति कैसी थी? समुद्र की स्थिति तो रात को बहुत खराब थी। सुबह को जाकर जो बाढ़ था ना वो टकरा गया। टकराने के बाद उसमें होल हो गया, पानी भरने लगा। आप लोग तो तकरीबन 261 लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो ऐसे में एक ही बाज पे लगातार समंदर की थपेड़ों की वजह से हिल भी रहा होगा। हाँ, बहुत हिल रहा था। तो फिर ऐसे में बाकी जब आपको निकाला गया तो उस वक्त स्थिति क्या थी और क्या हुआ फिर? उसके बाद हम लोग भागे, कूद के भागे। भागने के बाद बस ये देखिए, ये देखिए। लेकिन हम लोग समुद्र के अंदर थे। कैसी परिस्थिति कैसी थी? जैसे टाइटैनिक डूब रहा था, ऐसे जान गा रहा था, ऐसे सिस्टम के फैमिली से कुछ संपर्क कुछ नहीं हुआ अभी तक। आपसे जानना चाहूंगा कि स्थिति क्या थी अंदर जब ये बात जो है वो डूब रहा था? ये स्थिति हाई टाइड, स्पीड ज्यादा था, हाई टाइड लो टाइड ज्यादा था। हम लोग पानी में कम से कम 15-20 घंटे था, पानी में 10 घंटा से ऊपर ही था। कोस्ट गार्ड के डीडीजी के आर सुरेश ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का सिस्टम तैयार होने की संभावना है जो तूफान में बदल सकता है। 22 और 23 मई को इस तूफान की संभावना को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने तैयारियां तेज कर दी हैं। टाउटे तूफान के चलते जो है लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है KR सुरेश, डीडीजी ऑप्स। उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का सिचुएशन है? जो लोग जो है जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है? खास तौर पे कि ONGC बार्ज पे कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया और कितनी बॉडीज जो है अब तक रिकवर हुई हैं? साइक्लोन ताउते जो है इसने 11 तारीख से लेकर आज तक, आज 19 तारीख है, पूरे वेस्टर्न रीजन अरब महासागर में केरला से शुरू होके गुजरात तक ये पूरे एक छान मारते हुए निकल चुका है। ये इसका विस्तार था 50 से 100-150 मील तक और इसकी एक चौड़ाई थी 200 मील, 250 मील की एक इन्फ्लुएंस थी। इसमें केरला के पास या कर्नाटका के पास या गोवा के पास फिशिंग बोट्स या फिशरमैन जो थे वो तो पूरे के पूरे बच चुके थे। 3-4 बोट जो बाहर थे समुद्र में उसको भी हम लोगों ने सेफली रेस्क्यू करके बाहर अंदर ला दिया है। गुजरात में और महाराष्ट्र में दोनों को मिलाकर आपको जो भी तौते का एक इम्पैक्ट क्या है जानना चाहिए तो वो सिर्फ इस एरिया में है, बाकी सब जगह सेफ है। और इस एरिया में तौते का आई ऑफ द स्टॉर्म जब ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया में था उस समय सबसे पहले बार्ज P305 का एक रेस्क्यू के लिए मेडे का मैसेज आया था। जब ये मैसेज आया उसके 1 घंटे के अंदर ONGC का SS3, सागर भूषण और गॉल कंस्ट्रक्टर, इन चारों के बारे में मैसेज आया कि ये पूरा मिलाकर 700 के करीब लोग हैं और ये समुद्री तूफान में आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं उसकी इन्फ्लुएंस के अंदर फंस चुके हैं। सर, एक चीज पूछना था मेरे को कि सर जिस तरीके की अभी सिचुएशन है यहाँ पे, क्या हम लोग माने कि इस वक्त ONGC बार्ज जो है P305 इसमें अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है फिलहाल, और बाकी अगर हम लोग बात करें उस तरफ क्या स्थितियां हैं? क्योंकि जो जिस तरीके से मूव साइक्लोन ने किया उस तरफ अगर आप बताइए कि किस तरीके की सिचुएशन अभी बनी हुई है, कौन कौन से बड़े शिप जो है इस वक्त रेस्क्यू किए गए हैं टोटल? ठीक है, पहले मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, ये जो 4 जो ODA में जो
थे उनमें से गॉल कंस्ट्रक्टर में 137 लोग थे, पूरे 137 लोग बच चुके हैं। उसमें से 102 लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने हेलीकॉप्टर लगा के यहाँ से उठा के वहीं पास में जो बीच था, बार बार दूसरे जगह जाने में जो वक्त लगेगा उसको बचाने के लिए वहीं पर बीच में, और 35 लोगों के करीब इंडियन नेवी ने अपने जहाज से बचाकर उनकी जो एक एयर बेस है वहाँ पर लेके चले गए थे। तो ये पूरे बच चुके हैं। जहाँ पर सागर भूषण है, इसको टग और ONGC SS3 को टग लेकर ये सेफ जगह पर लेके जाया जा रहा है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बार 305 में 261 लोग थे, उसमें से 182 लोग बच चुके हैं। उसमें से 6 लोगों की डेड बॉडी मिली है और 73 लोगों के लिए सर्च जारी है। सर्च इसलिए जारी है कि सबने लाइफ जैकेट पहन रखा था, और वहाँ पर नेवी के 4 जहाज हैं, कोस्ट गार्ड के 2 जहाज हैं और हेलीकॉप्टर्स भी हैं। और पानी में लाइफ जैकेट पहनने के बाद भी आदमी का सिर्फ गर्दन या थोड़ा सा हल्का सा ऊपर दिखता है, तो काफ़ी ढूंढना पड़ता है। और आप जानते हैं कि तूफान की लहरों के बाद का जो एक सिचुएशन आता है उसमें लोग काफ़ी इधर उधर हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा ढूंढ के निकाल रहे हैं। बाकी जो शिप्स थे, चंपारण हो या ग्रेट शिप अदिति हो, देशभक्त हो, देनाली हो, संगीता हो, संगीता में कोस्ट गार्ड शिप सम्राट के लोग पहुंच चुके हैं। देनाली एंकरेज पे एकदम सेफ है, देशभक्त भी सेफ है। तो माहौल एकदम, आप शुरुआत में समझ लीजिए कि 11 तारीख से जब ये तूफान शुरू हुआ, 16 तारीख, 17, 18 तारीख तक, 15 तारीख के शाम तक सभी मछुआरे, सभी मच्छी के बोट, मर्चेंट शिप सब कुछ सेफ हो चुके थे। कितने मर्चेंट शिप और कितने फिशरमैन जो है वहाँ से रेस्क्यू किए गए थे अब तक टोटल? मैं बोलता हूँ टोटल 464 मर्चेंट शिप्स थे समुद्र में इस तूफान के लिए, सब सेफ हैं। एक था मैंगलोर के पास एक ही समुद्री जहाज था जिसमें 9 लोग थे, जो मुल्की रॉक के पास जाकर, कोरोमंडल नाम था, ग्राउंड हो गया था। उसमें जो 9 लोग थे वो भी बच चुके थे। जहाँ तक मच्छी के बोट का सवाल है, 7,535 मच्छी के बोट को सेफली शेपर्ड कर दिया था, और 5,570 लोगों को हम जो बाहर पानी समुद्र में थे उन सबको हम वार्निंग दे के सबको हम वापस लेकर आ चुके थे। और अभी तक 250 से 300 से ज़्यादा लाइफ्स को कोस्ट गार्ड खुद ही बचा चुका है। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि जब अरब सागर में फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और इसी कड़ी में INS कोच्चि ने समंदर में फंसे जहाज P305 से 125 लोगों को मुंबई पहुंचाया। इस दौरान बचाए गए लोगों ने अपनी आप बीती बताई। कोई नहीं बचता। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे कुछ? तो अभी वो हमारा जैसा ही स्थिति है सबका। चलिए ठीक है, आप ध्यान रखिए अपना। बहुत ऊंची ऊंची लहरी। नेवी ने किस तरीके से बहुत नेवी ने, मैं तो नेवी को सैल्यूट करता हूँ सर। उन्होंने हमारी जान बचाई, बहुत जोखिम में अपना मतलब अपना सब कुछ ये निछावर करके सर उन्होंने हमारी जान बचाई है। वहाँ पर जहाँ पे प्रोसेस चल रहा था वहीं पर था, और वहीं पर वो इतना तेज तूफान था, क्या बोलूँ वहाँ पे। आप अपनी जान कैसे बचाए, कैसे कूदे समुद्र में? अब क्या करते, दब्बाज डूब रहा था तब कूदना ही पड़ेगा। या तो लाइफ जैकेट पहने थे उस समय? हाँ, उस समय लाइफ जैकेट पहने था। आप समुद्र के पानी में रहे? मैं 11 घंटे समुद्र के पानी में रहा हूँ जी। इसके बाद में नेवी वालों ने आके हम लोगों को बचाया है। कैसे बचाया? नेवी ने बचाया। एक और 125 लोग तो हम कोची पे ले आए हैं, और 61 लोग और हैं, 61 और हैं जो बाकी जहाज में, जो भी और यहाँ पे शोर में आके पहुंचे। सर कुल कितने रिसोर्सेज अभी भी सी पे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं? फिगर्स तो मैं शायद आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है जब तक हर आदमी। डॉक्टर, तूफान भले ही कमजोर हो गया हो, लेकिन इसका असर अब भी नजर आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको अब दिखाते हैं 5 राज्यों की तस्वीर। गुजरात में तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। तूफान की जद में आकर अब तक 45 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में भी तूफान के असर से बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तूफान का असर जगह जगह नजर आ रहा है। दिल्ली में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है।
गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में मौजूद ऊना में टाउटे तूफान ने जमकर तबाही मचाई। सबसे ज्यादा तूफान की मार किसानों को झेलनी पड़ी, क्योंकि तूफान की वजह से चली तेज हवाओं ने केसर आम की फसल को बर्बाद कर दिया। तूफानी हवाओं की चपेट में आने से कई आम के पेड़ उखड़ गए, जिससे लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। गिर सोमनाथ के केसर आम पूरी दुनिया में मशहूर है। टाउटे ने गिर सोमनाथ और ऊना के आसपास में भारी तबाही मचाई है। खास तौर पर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। ये इलाका अगर मैं बात करूं तो आम की फसल के लिए देश भर में जाना जाता है। यहाँ के आम विदेशों में भी जाते हैं। ये केसर आम है। इसकी खासियत आपको मैं बता दूं, अगर ये पेड़ पर जब होते हैं उसको फसल के तौर पे जब उतारा जाता है तभी वो रसीले आम के तौर पे पकते हैं। इस बार इस साइक्लोन में तेज़ हवाओं के चलते ये सारे के सारे आम गिर चुके हैं। ऐसे में इसका पकना नामुमकिन है। पकेंगे नहीं, ये पकते नहीं तो ऐसे में ये फसल बर्बादी है। देखिए जो मज़दूर हैं वो आम की फसल जो इकट्ठा कर करके यहाँ पर ला रहे हैं। जो आम थे वो नीचे जो गिरे थे। हमारे साथ हैं यहाँ के जो ओनर हैं हुसैन भाई, उनसे बात करते हैं। हुसैन भाई, कितना नुकसान इसको कह सकते हैं? वो कम से कम वो 15 लाख रुपया ऊपर का नुकसान होता है। वो पूरा आम भी टूट गया और गिर भी गया केरी, और पूरा नुकसान ही नुकसान हुआ है। और क्या है कि वो आम के नीचे वो तेज़ हवा चल रही थी, वो पूरा केसर का पाक था, वो पूरा गिर गया और फेल हो गया। वो बाहर काटने में भी मजदूरी का भी पैसा नहीं होगा। बिल्कुल, तो ये कह रहे थे हुसैन भाई कि ये मजदूरी का भी ये पैसा इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि ये पकेंगे नहीं और पकते नहीं तो खाने के काम नहीं आएंगे। ऐसे में गिर सोमनाथ का जो पूरा इलाका है, तलाला या ऊना के आसपास, सबसे ज़्यादा केसर आम यहाँ पर पकते हैं। और हर जो किसान है यहाँ पर जो आम पकाता है उसकी यही स्थिति है। आम पूरे गिर चुके हैं और फसल बर्बाद हो गई है। सरकार से उम्मीद है कि कोई राहत पैकेज उनको दे, जिससे इस बार चूँकि कोरोना का समय चला, काफ़ी मेहनत भी लगी, मज़दूर भी नहीं थे, इसमें काफ़ी मेहनत भी लगी आम की फसल को पकाने और सारी चीज़ों में उसको, और लेकिन सामने अब जो है सामने उनको पैसा जो कमाई वो इस बार होनी मुश्किल लग रही है। ऐसे में सरकार से वो राहत पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं। कैमरा कुमार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, गिर सोमनाथ। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान देश के कई हिस्सों में कहर मचाने के बाद अब भले ही कमजोर पड़ रहा हो, लेकिन जाते जाते इसने गुजरात में भी भयंकर तबाही मचाई है। चक्रवाती तूफान टाउटे की चपेट में आने से कई जगह मकान गिर गए तो जगह जगह बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए। टाउटे की वजह से केवल गुजरात में ही 45 लोगों की जान चली गई। गुजरात के कई जिलों में टाउटे के असर से बीते 2 दिनों से भारी बारिश भी हो रही है। तूफान की वजह से हुए नुकसान का आकलन करने प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गुजरात के बड़े हिस्से में भारी तबाही। कहीं गिरे पेड़ तो कहीं गिरे मकान। तूफान से नुकसान पर पीएम मोदी की नजर। कहीं साए साए करती हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कहीं उखड़े पेड़ तो कहीं रेत के घर की तरह ढहते मकान। चक्रवाती तूफान टाउटे गुजरात से गुजरने के बाद जैसी निशानियां छोड़ गया वो भी दिल दहलाने के लिए काफी हैं। आंधी के सामने पेड़ से लेकर झुग्गी झोपड़ियां तो वैसे भी टिक नहीं पाती, लेकिन चक्रवाती तूफान जब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई हो तो बिजली के खंभों से लेकर मकानों तक को नुकसान होना तय था, और ऐसा ही हुआ। गुजरात के तटीय इलाके का हाल देखिए। तूफान के गुजर जाने के बाद ये खामोशी में भी खौफ पसरा लगता है। सूरत में तूफान के गुजर जाने के बाद भी तेज हवा और बारिश जारी है, लेकिन तूफान के दौरान किस तरह की बेबसी थी वो कुछ तस्वीरों में कैद हुई हैं।
ये तस्वीर वडोदरा के एक आइसोलेशन सेंटर की है, जहां कोरोना पीड़ितों को रखा गया था। चक्रवाती तूफान जब कहर बनकर आया तो इस इमारत के 7वें माले के शीशे का फ्रेम कागज के फ्रेम की तरह नीचे गिर गया और पीछे छोड़ गया वहां मौजूद लोगों के जहन में खौफ। कुछ ऐसी ही तस्वीर अहमदाबाद के एक अस्पताल में भी दिखी, जहां हवा के दबाव में अस्पताल के बाहर का शीशा वाला हिस्सा भरभरा कर गिर गया। और अहमदाबाद में यूएन मेहता अस्पताल की जो ग्रिल सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाई गई थी, तूफान के दबाव में जब वो गिरने लगा तो लोग डर से चीखते सुनाई पड़े। जाहिर है टाउटे तूफान का असर उन अस्पतालों पर भी पड़ा जिसमें कोरोना महामारी की चपेट में आने वालों का इलाज चल रहा था। 425 कोविड हॉस्पिटल पैकी 122 હોસ્પિટલ આમાં અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં આવેલી, વીજ પુરવઠો એમાં 83 હોસ્પિટલમાં ચાલુ કરી દીધો છે, એટલે કે જનરેટરમાંથી ઓરિજિનલ વીજ પુરવઠામાં આવી ગયા છે। तूफान की तबाही का एहसास कराने वाली इन तस्वीरों के साथ ही अहमदाबाद से आई इस तस्वीर को भी देखिए। जैसे हवा में कागज का जहाज उड़ते दिखते हैं, कुछ उसी अंदाज में परमिल क्रॉसिंग के पास एक होर्डिंग इस तरह गिरा कि आने जाने वालों की जान पर बन आई। ये तो किस्मत थी कि सड़क पर गिरते वक्त इस होर्डिंग की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई। अहमदाबाद का ही जीएमडीसी ग्राउंड तो तूफान की वजह से तबाह हो गया। यहाँ ड्राइव थ्रू टेस्टिंग के कियोस्क को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। शहर में जगह जगह सड़कों पर पानी जमा हो गया और कई जगहों पर पेड़ गिरे नजर आए। वडोदरा में तो भारी बारिश और तूफान ने कई मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। जब तूफान की चपेट में आने से मकान तक गिर गए तो गरीबों के इलाकों और झुग्गी बस्तियों की हालत को समझा जा सकता है। राज्य सरकार को भी खेत खलिहान से लेकर माल मवेशी और जान माल के नुकसान का अंदाजा है, इसलिए नुकसान के आकलन का काम कर राहत के उपाय शुरू कर दिए गए हैं। तो गरीब लोगों ने કેસડોલ્સ ઘર વખરી, કાચા મકાન ઝૂંપડાઓનું જે તૂટી જવું અને ખેતીવાડીમાં જે નુકસાન થયું છે, પશુઓમાં જે નુકસાન થયું છે, આ પ્રકારે જે નુકસાન થયા છે એના તાત્કાલિક સર્વે અને સર્વેના આધાર ઉપર રાજ્ય સરકાર આજે હું આપના માધ્યમથી ગુજરાતની જનતાને ખાતરી આપું છું કે બધાને सहायता चुकवવામાં આવશે। गुजरात के नादियाद में तूफान की वजह से सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिर गए, जिससे कई रास्ते बंद हो गए। बताया जा रहा है कि नादियाद में तूफान में पेड़ गिरने की वजह से 2 लोग उसकी चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। यहाँ के निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। भरूच में तो तूफान के साथ आई भारी बारिश से जल जमाव ऐसा हुआ कि बाढ़ जैसी हालत हो गई। भरूच के डांडिया बाजार से लेकर सेवाश्रम तक पानी भर गया। जल भराव की ऐसी ही तस्वीरें सूरत में भी दिखी, जहां सबवे और निचले इलाकों में लोग सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से फंस गए। दोपहिया वाहन से चलने वालों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। टाउटे तूफान के बाद मौजूदा हालात की जानकारी लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं, लेकिन पीएम के गुजरात दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने प्रधानमंत्री पर महाराष्ट्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टाउटे तूफान से महाराष्ट्र में भी काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन पीएम सिर्फ गुजरात दौरे पर पहुंचे। किसानों को हुआ है, मछुआरों को हुआ है, अनेक मकानों का नुकसान हुआ है, कई जानें चली गई है उसमें, और सब में जो भी आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हिसाब से जो मदद होती है वो कम पड़ती है, और उससे भी ज़्यादा बढ़कर मदद उस एरिया के लोगों को हो, ये मांग हमारी है। रही प्रधानमंत्री जी की बात है, वो गुजरात आ रहे लेकिन महाराष्ट्र में नहीं आ रहे, हैं, क्योंकि उनका सोच ही उस तरह की है। 2 साल पहले 2019 में 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 2 साल पहले
कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर इसलिए गए क्योंकि वहां ज्यादा नुकसान हुआ है। ये पूरा जो चक्रवात था इसका लैंडफॉल गुजरात में था और बहुत बड़े पैमाने पर गुजरात में नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के साथ उन्होंने बार बार संवाद किया है, गृह मंत्री जी ने भी संवाद किया है। केंद्र की सरकार महाराष्ट्र के साथ पूरे टच में है, जो आवश्यकता होगी वो सारी चीजें केंद्र सरकार करेगी। महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने वाले तूफान टाउटे का असर अब उत्तर भारत में दिखना शुरू हुआ है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कल शाम से ही तेज हवाएं चल रही हैं। आज सुबह से दिल्ली में हल्की बारिश हो रही है और इस वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिल गई है। उत्तराखंड हिमाचल तक टाउटे के असर से बूंदाबांदी हो रही है। चंपावत में देर रात से रुक रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला जारी है। इससे लोगों को जहां उमस से राहत मिली, बारिश किसानों के लिए भी बेहतर बताई जा रही है। तो उत्तर भारत पर भी अब तूफान का असर दिखने लग गया है। कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम थोड़ा सुहावना हो गया है। जहां एक तरफ दिल्ली में हल्की बारिश हो रही है, वहीं टिहरी उत्तराखंड में भी देखिए किस तरीके से बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से थोड़ी निजात जरूर मिली। दिल्ली के मौसम में आज सुबह से ही तब्दीलियां देखने को मिल रही है। सुबह से ही दिल्ली में रिमझिम बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के जखीरा में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार रिमझिम बारिश होती जा रही है और ऐसे में तेज हवाएं भी आज दिल्ली में चल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिल्ली में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम आपको आसमान अगर दिखाएं तो उसमें साफ काले बादल नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग का अनुमान है कि कल भी बारिश इसी तरीके से रह सकती है। टाउटे का असर इसे माना जा रहा है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बना हुआ है, जिसकी वजह से इस तरीके की तब्दीलियां मौसम में देखने को मिल रही है। जहां पर सुबह से ही दिल्ली भर में रिमझिम बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और इसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है आज के बाद कल भी इसी तरीके से मौसम बना रहेगा, यानी कि तेज हवाएं और रिमझिम बारिश दिल्ली में कल भी इसी तरीके से होती रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सूद के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि चक्रवाती तूफान के कारण बनी नम हवाओं के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से टकराने का असर आज उत्तर भारत के कई राज्यों में होगा। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल टाउटे का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई। बारिश का सिलसिला 2 दिन तक चलने का अनुमान है, यानी केवल बुधवार नहीं, गुरुवार को भी रुक रुक कर बारिश होने की आशंका है। हालांकि 21 मई तक टाउटे तूफान का असर पूरी तरह खत्म होने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान टाउटे ने न सिर्फ इंसान को प्रभावित किया, बल्कि तूफानी हवाओं की चपेट में आने से पक्षियों की भी आशियाने उजड़ गए। गुजरात के अमरेली में तूफान ने जमकर तबाही मचाई। हजारों पेड़ धराशायी हो गए, जिसकी वजह से उस पर रहने वाले पक्षियों के आशियाने उजड़ गए। जिसके बाद प्रशासन के लोगों ने इन पक्षियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहां से आई एक तस्वीर में सैकड़ों तोते अपनी जान बचाने के लिए एक मंदिर में पहुंच गए। अब आपको अहमदाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर कल की है जब तूफान आया था। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवाएं कितनी तेज चल रही थी। तस्वीरें घर के अंदर मौजूद एक शख्स ने ली। साफ है कि तेज हवाओं के आगे किसी का भी टिकना मुश्किल था। पेड़ पौधे तिनके के समान नजर आ रहे हैं। चक्रवाती तूफान टाउटे ने गुजरात के नजदीक दीव में जमकर कहर बरपाया। तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश ने शहर की सूरत ही बिगाड़ दी है। सड़कों पर बड़े होर्डिंग गिर गए, जिन्हें अब एनडीआरएफ की टीम हटाने के काम में जुट गई है, ताकि सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सके। महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने के बाद अब
टाउटे तूफान ने राजस्थान में दस्तक दी है। इसके असर से राजस्थान के अलग अलग जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। उदयपुर में बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। बारां में तो बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। डूंगरपुर में बारिश मुसीबत बनकर आई है। जालौर में तेज हवाओं ने तबाही मचाई। भरतपुर में बारिश से बिजली गुल हो गई। अजमेर में पानी भरने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम राजस्थान की ही दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कितना असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यातायात ठप हो चुका है। गलियों में पानी भर चुका है। पानी भरने से लोगों की समस्याएं, दिक्कतें बढ़ी हैं। ये दो तस्वीरें अजमेर और भरतपुर की हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए कितना जल भराव यहाँ पर हो गया है। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बारिश यहाँ पर हुई होगी। तूफानी बारिश की वजह से राजस्थान में भी काफी असर देखने को मिल रहा है। लोग परेशान दिखे। तूफान की वजह से राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान सरकार ने टाउटे तूफान से निपटने की तैयारियां भी तेज कर दी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। सभी जिला मुख्यालयों में कंट्रोल रूम बनाए गए जो 24 घंटे तूफान के हालात पर निगरानी रखेंगे। उदयपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। साथ ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में एसडीआरएफ को भी लगाया गया। तो तूफान के बीच जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, क्योंकि कई जगहों पर बारिश हो रही है जिससे दिक्कतें बढ़ी हैं। उदयपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात करनी पड़ी हैं। साथ ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत कई जिले ऐसे हैं जहां पर एसडीआरएफ को भी लगाया गया है। राजस्थान के उदयपुर में टाउटे तूफान की वजह से जमकर बारिश हुई। शहर के गोंगुदा इलाके में 70 मिलीमीटर तक बारिश हुई, जिससे पूरे इलाके में पानी भर गया। देखने से ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली सीसारामा नदी में उफान आ गई, जिसे देखते हुए वहां प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान के 12 जिले में टाउटे तूफान की वजह से 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। तेज हवा के साथ हो रही बारिश की वजह से दिक्कतें बढ़ी हैं। कई जगहों पर ओले भी गिरते देखे गए हैं। बताया गया कि 12 जिले के कई हिस्सों में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। साथ ही कई हिस्सों में खेत भी पूरी तरह डूबे दिखाई दिए। अरब सागर से उठे तूफान टाउटे ने गुजरात में हड़कंप मचाने के बाद अब राजस्थान का रुख कर लिया है। इस वजह से राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि अनुमान के मुताबिक यहां हवाओं की रफ्तार कम है, लेकिन राजस्थान सरकार अलर्ट हो गई है और तूफान से निपटने के लिए सारी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। उधर राजस्थान के अलावा उत्तर भारत में भी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के असर से आज दिल्ली समेत कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजस्थान पहुंचा टाउटे तूफान। राजस्थान पहुंचने से पहले धीमी पड़ी रफ्तार। टाउटे से उत्तर भारत में भी अलर्ट। महाराष्ट्र और गुजरात में अपना कहर बरपाने के बाद टाउटे तूफान ने राजस्थान में दस्तक दे दी है। मंगलवार से ही राजस्थान के कई जिलों में बारिश का ऐसा दौर चला कि डूंगरपुर में सड़कों पर पानी तेज बहाव के साथ बहता दिखा, जिसमें बाइक भी डूबी नजर आई। जालौर में तेज हवाओं की वजह से एक स्कूल की इमारत गिर गई तो कई पेड़ भी गिर गए। उधर बारां में तेज बारिश के साथ ओले गिरे तो वहीं दौसा में सुबह के कई घंटों तक तेज बारिश हुई। तेज आंधी की वजह से कुछ जगहों पर स्कूलें भी ढही है और जो पेड़ थे वो भी टूटने की सूचना मिल रही है। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो कुछ होर्डिंग लगे हुए थे सरकारी, वो होर्डिंग भी तेज हवा के चलते टूट के नीचे गिर चुके हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि टाउटे तूफान का असर है वो साफ तौर से जालौर में देखने को मिल रहा है। हालांकि जिले के लिए आगामी 12 घंटे भी इस टाउटे तूफान से लड़ने को लेकर प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। उधर तूफान टाउटे जब देर रात उदयपुर पहुंचा तो वहां तेज बारिश हुई, जिसके बाद सिर्फ गोंगुदा इलाके में ही 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि शहरी इलाके में 55 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। नतीजा ये हुआ कि वहां की सीसारामा नदी में उफान आ गया।
गुजरात और महाराष्ट्र की तरह तूफान के राजस्थान में भी तबाही मचाने का अनुमान था, लेकिन देर रात जब तूफान राजस्थान में दाखिल हुआ तो इसका असर कम दिखा। तूफान की दस्तक से कई जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। अनुमान लगाया गया था कि वहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन अनुमान के उलट राज्य में तूफान की रफ्तार कम दिखी और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य को अलर्ट मोड पर ही रहने की चेतावनी दी। गुजरात और महाराष्ट्र में हुई तबाही से सबक लेकर राज्य सरकार ने भी तूफान से निपटने की तैयारियों को अमली जामा पहले ही पहना दिया, जिसके मुताबिक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को अलर्ट पर रहने को कहा गया। सभी जिला मुख्यालयों में कंट्रोल रूम बनाए गए जो 24 घंटे तूफान के हालात पर निगरानी रखेंगे। उदयपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गयी, साथ ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा समेत कई जिलों में एसडीआरएफ को भी लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में आज देर शाम तक तेज बारिश हो सकती है। दावा किया गया कि देश के पश्चिमी हिस्से से निकलकर टाउटे अब उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिसका असर दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह सुबह नजर आया। दिल्ली के अलावा यूपी में भी कई जगहों पर हवाएं चलने के साथ रुक रुक कर बारिश हुई। टाउटे का असर यूपी की राजधानी लखनऊ में भी दिखा, जहां देर रात से शुरू हुई बारिश का दौर सुबह भी कुछ घंटों तक जारी रहा। तूफान यानी इस जो हवा और बारिश हो रही है पूरे यूपी में, उसकी वजह से आम की फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जो आवागमन है, हालांकि लॉकडाउन चल रहा है तो कम लोग ही निकले, लेकिन फिर भी जो लोग निकल रहे हैं उन्हें बारिश में ही चलना पड़ रहा है। लेकिन जो मौसम विभाग की चेतावनी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट है और मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश और तेज हवाएं होंगी। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा में टाउटे का असर रहेगा। चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में भी टाउटे के असर का अनुमान जताया गया है। साथ ही पंजाब, उत्तर राजस्थान और पूर्वी यूपी में भी 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने का अनुमान जताया गया है। दावा किया गया कि 21 मई तक टाउटे का असर खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर के नाम पर कोरोना मरीजों की जिंदगी दांव पर लगाने वाले गिद्धों के कई गैंग पर्दाफाश हुए हैं और ये ऐसे गिद्ध हैं जो मुनाफाखोरी के लिए रेमडेसिविर और ब्लैक फंगस के इलाज में आने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिन पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। लेकिन मुनाफे के लिए मानवता की हत्या कर चुके ये लोग हैरान करने वाले हथकंडे अपना रहे हैं। कोई ट्रेन से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाता है तो कोई एम्बुलेंस से ही सांसों का सौदा करता है, तो अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर जरूरतमंद को कोई बेचता दिखा। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से देश बेहाल है, लेकिन क्या आपने कोरोना के हॉटस्पॉट वाली जगह के सामने बैंड बाजा और कोरोना वायरस को निमंत्रण देने वाला मंजर देखा है? न्यूज 18 इंडिया की टीम गांव में कोरोना के हालात, वहां की मेडिकल सुविधाओं का सच और जांच से लेकर वैक्सीन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। इस दौरान गांवों पर कोरोना कहर के साथ साथ वहां के लोगों में लापरवाही की लहर भी देखने को मिल रही है। यूपी के कुछ गांवों का न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया तो हैरान करने वाली कई तस्वीरें नजर आई। एक जो बारात है वो निकल रही है, लेकिन लोग यहाँ पर हैं वो मास्क नहीं लगाए हैं, ना कोई यहाँ पर स्थानीय अधिकारी है। अब हमारे यहाँ पर खबर दिखाने के बाद अब यहाँ पर देखिए पुलिस की टीम आई है। गांव के लोगों की शिकायत ये है कि कोरोना संकट में पिछले महीने भर में 18 से 20 लोगों की मौत हो गई है। कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि इतनी मौतों का सिलसिला रहा हो। ये लिस्ट गांव के लोगों ने मिलकर तैयार की है। 40 नाम इसमें मुझे नजर आ रहे हैं। न खुलकर जश्न का मौका है न दस्तूर है, फिर भी खतरों के बीच लोग मस्ती में झूम रहे हैं। जश्न की वजह तो शादी है, लेकिन जगह के बारे में जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके गांव के ठीक सामने सड़क पर बिना मास्क के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब झूमते नजर आए।
कोरोना ने जब से गांवों का रुख किया है तब से न्यूज 18 की टीम गांव में वायरस के प्रकोप पर ग्राउंड रिपोर्ट देश के सामने ला रही है। ग्रामीण इलाकों में मेडिकल सुविधाओं की कमी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कुछ गांवों में बेहद खतरनाक लापरवाही भी सामने आ रही है। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का इलाना परवाना गांव है। इस वक्त कोरोना कंटेनमेंट जोन बन चुके इस गांव में करीब 1 महीने में 22 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। 56 लोग पॉजिटिव हैं। गांव के बाहर बैनर लगाकर सबको सूचित किया जा रहा है। लेकिन उसी गांव के सामने 50 से ज्यादा लोग खड़े होकर बारात का जश्न मनाते नजर आए, वो भी बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग की टीम ने कोरोना हॉटस्पॉट वाले गांव के सामने जश्न मना रहे लोगों से लापरवाही को लेकर सवाल पूछा तो वो और बेफिक्र हो गए। अच्छा, अब हम ऐसा नहीं कि गांव के लोग कोरोना गाइडलाइंस से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए न्यूज 18 का कैमरा देखने के बाद बारात में शामिल लोगों को समझ में आ गया कि उनकी लापरवाही खुद उनके लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए बिना मास्क लगाए डांस कर रहे लोगों ने फौरन मास्क पहनकर खाना पूर्ति की। बाद में पुलिस आई और चेतावनी देकर चली गई। दिनेश, अब हमारे यहाँ पर खबर दिखाने के बाद अब यहाँ पर देखिए पुलिस की टीम आई है और इन्होंने कहा है अब लोगों ने मास्क लगाना इस तरीके से लोगों ने शुरू हुआ है। बुलंदशहर के परवाना गांव के सामने जो लोग बारात में लापरवाही कर रहे थे, उनकी नजर भी इस बैनर पर जरूर पड़ी होगी, क्योंकि इस गांव में आसपास के सभी गांवों से ज्यादा कोरोना केस हैं। कोविड का प्रकोप गांव में बढ़ता जा रहा है और न्यूज़ 18 इंडिया ने भी गांव के हालात को समझने की कोशिश की। बुलंदशहर के पास एक ऐसा गांव है जहां पर एक इलाके में पिछले 10 दिनों में 35 से ज़्यादा कोविड पेशेंट की डिटेक्शन हुई है और 6 से ज़्यादा मौतें हुई हैं पिछले 15 दिनों में। और ये मोहल्ला है जहां पर प्रशासन ने बोर्ड लगाया कि बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच 30 दिन में 22 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने कोरोना के लक्षण वाले लोगों की जांच करवाई तो गांव के 70 में से 30 लोग पॉजिटिव निकले। इनमें 15 बच्चे शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घातक होती वायरस की रफ्तार से चिंतित है। वेस्टर्न यूपी में जो वायरस है, क्या उसका जो मोर्टेलिटी है, सीवियरिटी है, बहुत ज़्यादा है क्या सर? सर मोर्टेलिटी तो इस बार की जो वेव आई है उसमें थोड़ी बड़ी है, पर यह कहना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ऐसा है, ये कहना मेरे स्तर पे सही नहीं है। पर हाँ, मोर्टेलिटी इस बार पिछले के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है। कोरोना को रोकना सिर्फ प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि लोगों को भी इसकी रफ्तार रोकने में सहयोग करना होगा। गांव-गांव कोरोना का कहर टूटा है। गौतम बुद्ध नगर के रौजा याकूबपुर में लोगों के हाथों में अपनों की तस्वीरें और दिल में यादें ही बची हैं। याकूबपुर गांव में 1 महीने में करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के लोगों का दावा है कि स्वास्थ्य केंद्र अक्सर बंद ही रहता है। स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ जानलेवा खिलवाड़ हो रहा है। हालत देख सकते हैं, साफ सफाई का आलम क्या है, किस तरह से गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र को रखा गया है। और कोरोना तो बड़ा संकट है और इस संकट में गांव वाले क्या सोचते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करते हैं। अपने कैमरा पर्सन ईश्वर से कहेंगे, वो आप देख सकते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत क्या है। उत्तर प्रदेश के न सिर्फ इस गांव में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी उप स्वास्थ्य केंद्र की ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी, जहां जो नियुक्ति पे होते हैं वो दूसरे काम में लगाए जाते हैं। गांव के लोगों का दावा है कि पीड़ित हैं या उन